जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने इससे पहले कि डलहौजी को कंप्लीट किया था और डलहौजी को कंप्लीट करने के बाद कुछ प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था। आज के क्लास में उसी क्रम में आज का जो क्लास है उसमें हमें देखना है ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, साथ ही साथ अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी देखा जाएगा, जैसे आर्थिक व्यवस्था, राजस्व नीतियां देखी जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो न्यायिक प्रक्रिया कैसी थी, ये सारी चीजें देखी जाए। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रश्न देखते हैं, भारतीय रियासतों के प्रति अधीनस्थ सम्मेलन की नीति का परीक्षण कीजिए। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति से अंतरण के कारण बताइए। एक ये प्रश्न जो है कि 2005 में पूछा गया है यूपीएससी में। इसके अलावा देखा जाए तो ये पिछले जो है कि क्लास से संबंधित है। अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी, व्याख्या कीजिए। यानी कि यहां कहने का मतलब क्या है कि लॉर्ड डलहौजी के सकारात्मक कार्य, जो वो सही कार्य किए हैं, जैसे माना जाता है कि आधुनिक भारत की जो नींव रखने का काम किया है डलहौजी ने किया है, तो वो कौन कौन से कार्य हैं जो किया है और उसका जो है कि आज भारत को लाभ मिल रहा है। तो यह पिछले क्लास में हम बिल्कुल विस्तार से अच्छे से इसे जो है कि डिस्कस कर चुके हैं। तो उस आधार पे इस प्रश्न का आराम से आप जो है कि उत्तर लिख सकते हैं। अब इस तरह का प्रश्न जो है ना, ज्यादातर संभावना यह है, क्योंकि आज की जो प्रकृति है यूपीएससी की वह थोड़ी सी चेंज हो गई है, लेकिन स्टेट सिविल सर्विस में देखा जाए तो इस तरह का प्रश्न अभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार का औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में, जब ऐसे प्रश्न होते हैं ना बच्चों, तो ध्यान देने वाली बात यह होती है कि ऐसे प्रश्नों में, जैसे यहां पे आपने देख लिया 1857 की का विप्लव, यानी कि इतना तो आप समझ गए कि क्रांति की बात करनी है। लेकिन बात यह है कि यहां क्रांति की बात नहीं करनी है, 1857 की क्रांति की बात ही नहीं करनी है ना। सामान्यतः जो है कि अगर आप प्रश्नों को नहीं समझेंगे, यहां हर एक शब्द में देखेंगे, हर एक प्रश्न में के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट, पहला पार्ट होता है आपका उसमें कोर, बिल्कुल सेंटर पार्ट, केंद्र कोर पार्ट, ऐसा पार्ट जिसके इर्द गिर्द पूरा आपका जो है कि उत्तर लेखन करना है। तो और दूसरा पार्ट होता है उसका जो है कि सहयोगात्मक पार्ट, यानी कि उसके सहयोग में कुछ चीजों को जो है कि आपका उपयोग करना है। तो यहां पे देखते हैं ना, तो केंद्र में जो है कि देखने में तो लग रहा है कि 1857 की क्रांति है, लेकिन वो है नहीं। क्या कहा जा रहा है, 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो नीतियां चल रही थी, जो प्रशासनिक नीतियां थी, जो राजस्व नीतियां थी, जो सामाजिक नीतियां थी, जो भी नीतियां वो लेके आए थे, उन नीतियों में यहां से क्या बदलाव हुआ। तो आज की क्लास में जो है कि इससे आग जो है जो क्लास होगा उसमें इन सारे प्रश्नों का जो है कि हम उत्तर ढूंढने का कार्य करेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, इस क्रम में जो हमें देखना है, ठीक है, तो इसमें जो है कि स्टार्टिंग होती है आपकी परम सत्ता का विकास। ब्रिटिश जो है कि काल का जो सर्वशक्तिमान, यानी कह सकते हैं कि चरमोत्कर्ष का काल था, उसका विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि जो भी ब्रिटिशर्स थे, युद्ध के माध्यम से, तमाम सारे पिछले क्लास में हमने देख रखा है कि युद्ध के माध्यम से भारत के समस्त शक्तियों को क्या कर देते हैं, पराजित करते हैं। और पराजित करने के बाद भारत में सर्वशक्तिमान कह लीजिए, सर्वे सर्वा, है ना, कौन हो जाती है, ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पावरफुल हो जाती है। और इस स्थिति में जो है कि इनका संबंध देसी रियासतों के साथ कैसा था, यह देसी रियासतों को समझते क्या थे, तो देसी रियासतों का इन्होंने अपना उपयोग किया, उपयोग अलग 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 जो है कि संधियों के माध्यम से उनका उपयोग किया, अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में रखा। ठीक है, यहां तक तो देखते हैं कि इनके बीच यानी कि देसी रियासतों के बीच और ब्रिटिश कंपनी के बीच कुछ खास संबंध हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद जो है कि अब बदलाव शुरू हो जाता है ना। अब होता क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं क्राउन का देसी राज्यों के साथ संबंध क्या कैसा होता है, तो कुछ खास होता नहीं है। शुरू शुरू में सब पे जो है कि नियंत्रण होता है, नियंत्रण। और इसके अलावा देखते हैं कि कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि जो भी संबंध था देसी रियासतों के साथ, जैसे जैसे भी कैप्चर किया गया, पूरे भारत को नियंत्रित किया गया, उसको कितने चरणों में, उन संबंधों को कितने चरणों में हम देख सकते हैं। तो एक इतिहासकार हैं ली वार्नर, ली वार्नर के अनुसार देखा जाए तो इनकी पुस्तक है द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने इन संबंधों को 3 चरणों में बांटा हुआ है। 3 चरण। पहला है 1813 तक, यानी कि 1813 से पहले कह सकते हैं ना आप। ये स्टार्ट कहां से हो जाता है, तो 1857 से शुरू हो जाता है, बल्कि इससे पहले भी कह लीजिए, इससे पहले भी कर्नाटक युद्ध शुरू होता है, उससे पहले ही धीरे धीरे। लेकिन वो स्पष्ट रूप से वहां पे जो है कि देखने को नहीं मिलता है। स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है कहां से, प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध, प्लासी के युद्ध से क्या होता है कि प्लासी के युद्ध हारने के बाद संधि होती है, और संधि से जो है कि दिखना शुरू हो जाता है कि अघोषित रूप से सहायक संधि कर ली जाती है। तो यहां से लेकर यानी कि 1857 से लेके लगभग लगभग 1813 ईस्वी तक इनकी नीति क्या होती है, घेरे की नीति होती है। आगे देखते हैं तो अधीनस्थ की नीति 1813 से 1858 तक, यह अधीनस्थ 1757 है। 1757 से लेके 1813 तक की जो है कि नीतियां, उसके बाद 1813 से 1857 तक की नीतियां। यहां पे देखते हैं तो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, यानी कि आप सब हमारे अधीन भी हो और हमसे क्या हो, अलग भी हो। हम दोनों एक नहीं है, हम दोनों क्या है, एक नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन आप सब क्या हो, हमारे अधीन हो, है ना। इसके अलावा देखते हैं तो 1857 की बाद की कैसी नीतियां होती हैं। अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे कह दिया जाता है कि आप लोग हमारे जो है कि साथ भी हैं, हमारे अंदर भी है, कंप्लीट रूप से नियंत्रित है। यहां पे बात की जाती है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ये तो हमने देखा एक इतिहासकार के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम पूरे जो है कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार से देखते हैं तो इसको 5 चरणों में, यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का चरमोत्कर्ष है, जो पूरा शासनकाल है, इसको हम पूरे 5 भागों में बांट करके देख सकते हैं। 5 भागों में सबसे पहला है समानता के लिए संघर्ष की नीति। समानता के लिए संघर्ष की नीति हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, यह चलती है 1740 से लेके 1765 तक। इसमें क्या होता है, इसमें अब जो है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या होता है, बहुत सारे युद्ध किए जाते हैं। और युद्ध का जो एटलीस्ट प्रयत्न होता है कि हम क्या हो, कम से कम भारत में जो देसी रियासतें हैं, जो राजा हैं, रजवाड़े हैं, उनके समकक्ष आके क्या हो जाए, खड़े हो जाएं, हम समान हो जाएं। और यह समानता कैसे संभव है, समानता कैसे संभव है, समानता तो समानता कैसे संभव है कि जब हमारा जो है कि कुछ अस्तित्व होगा, कहां पे, भारत में, भारत के किसी न किसी हिस्से पे क्या होगा, हमारा कब्जा होगा। इस कंडीशन में रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, भारत में जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करता है। और उसके बाद अब समानता की बात आ जाती है कि आप भी राजा
आप भी भारत के राजा, हम भी क्या हैं, आप पुराने राजा हो, आपके पास शक्ति भी नहीं है। हम क्या हैं, हम अभी के पावरफुल राजा हैं। तो अब हम दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब हम आपके सामने सर झुका के आपकी जी हजूरी नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं इसकी जो है कि पुष्टि हो जाती है कब, 1765 में जो है कि इलाहाबाद की संधि होती है। और संधि के माध्यम से क्या होता है कि अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा हिस्सा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी परमानेंट रूप से उन्हें मिल जाती है। अब इन पे जो है कि उनका कब्जा हो जाता है, कब्जा हो जाता है, कब्जा। और इस स्थिति में भारत का अब एक हिस्सा ऐसा था जिसपे पूर्ण रूप से नियंत्रण था, किसका, अंग्रेजों का। अब इस स्थिति में देखते हैं कि एक चीज और आ जाती है, क्या, घेरे की नीति। और घेरे की नीति दूसरा स्टेप है। और इस स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि ये कब से कब तक चली है, 1765 से लेके 1813 तक घेरे की नीति चली है। घेरे की नीति से क्या मतलब है, बहुत जो है कि अच्छे से इसे सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, छेका करना, घेर लेना किसी चीज को। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, प्लांटेशन किया, प्लांटेशन के कंडीशन में यानी कि पौधे लगाया और आपने कोशिश की कि इसे नुकसान ना पहुंचाया जा सके। तो इस स्थिति में उसे क्या करेंगे, आप चारों तरफ से उसकी फेंसिंग कर देंगे, उसे घेर देंगे, है ना, यही तो होगा। या आपकी फसल है, आपकी फसल है खेत में लगी हुई है, तो उसका नुकसान ना हो, नुकसान के लिए क्या करेंगे आप, जो है कि चारों तरफ से बाड़ लगा देंगे। इसी तरह का जो है कि सिस्टम यहां पे था, है ना। इससे आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो ये भी समझ सकते हैं कि आपकी जब नौकरी लग जाती है ना और विवाह की बात आती है और आपका कोई मनपसंद साथी मिल जाए कि नहीं इसी से हमें विवाह करना है ना, इसी से विवाह करना है और जाना है आपको ट्रेनिंग पे, तो कहने कोई बात नहीं, हम भी छेका कर लेते हैं इनका, है ना, एंगेजमेंट कर लेंगे ताकि हमारा नुकसान ना हो सके। उसी तरह का यहाँ पे जो है कि कुछ कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे कोशिश ये की गई कि जो एरिया जीत लिया गया है, जिस पे नियंत्रण हो गया है, उसको चारों तरफ से हम क्या कर लें, घेर लें। घेरने के कंडीशन में क्या हम देखते हैं, बफर स्टेट, बफर जोन की बात की जाती है। बफर जोन, यहाँ पे भय था किसका, अफगान और मराठों का भय अभी बना हुआ था। अफगान और मराठों का भय बना हुआ था आक्रमण से। तो इस कंडीशन में नुकसान हो जाता अगर क्या होता, अगर बंगाल रीजन पे कब्जा है अंग्रेजों का, और इस सिचुएशन में अगर युद्ध बंगाल में हो जाता, तो बंगाल में हो जाता तो अंग्रेजों की स्थिति क्या हो जाती, कमजोर हो जाती। तो ये नहीं चाहते थे कि वहां पे युद्ध हो, युद्ध हो। तो इस स्थिति में इन्होंने क्या किया, बफर जोन बना लिया, बफर जोन, बफर जोन। इसे अलग अलग सब्जेक्ट में देखेंगे ना तो अलग अलग नाम से जानेंगे, ठीक है। जैसे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में जाएंगे तो इसी के लिए टर्म यूज किया जाता है इकोटोन, इकोटोन कह सकते हैं आप। हाइब्रिड जोन, हाइब्रिड संक्रमण जो है कि क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, है ना, यानी कि जहां पे दो प्रजातियां जो है कि आपस में मिलती हैं उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र। ऐसे ही बफर स्टेट की बात करें, इसे कहते हैं बफर जोन। बफर स्टेट की बात करें तो दो बड़ी शक्तियों के बीच में, यानी कि जो दो बड़ी शक्तियां हैं, दो बड़ी शक्तियों के बीच में अगर कोई स्टेट, छोटे स्टेट हैं जो उन दोनों बड़ी शक्तियों को लड़ने से रोकते हैं, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, बफर स्टेट कह देते हैं। जैसे आज के समय में देखें तो नेपाल, नेपाल और भूटान, भूटान, ये दोनों क्या है, बफर स्टेट हैं। दो जो है कि बड़ी शक्ति, कौन, एशिया की दो बड़ी शक्ति, एक है आपका चाइना, दूसरा है भारत, दोनों के बीच में अवस्थित है और दोनों के जो है कि बीच में संतुलन बनाने का कार्य करता है। और जो झड़प की उम्मीद है, युद्ध की जो उम्मीद है, उसको कुछ हद तक जो है कि कम करता है, डायरेक्ट टकराव नहीं होता है। तो इस स्थिति में इन्होंने क्या किया, बफर जोन बनाया। और बफर जोन में बनाने का इनका जो है कि लक्ष्य यह था कि युद्ध कहां पे हो, उसी रीजन में हो, ताकि बंगाल में किसी तरह का कोई नुकसान न हो। जैसा कि आज सेम टू सेम हो रहा है कहां पे, यूक्रेन में,
यूक्रेन में जो है कि हो रहा है। यूक्रेन को आप कह सकते हैं समझने के लिए कि वर्तमान में जितने भी आपके वेस्टर्न वर्ल्ड के जो है कि देश हैं, सभी के सभी जो है कि यूक्रेन को बफर जोन की तरह उपयोग कर रहे हैं। जो यूक्रेन और रूस का युद्ध है, इस स्थिति में यूक्रेन का कैसा उपयोग हो रहा है? बफर जोन के रूप में उपयोग हो रहा है। चाह रहे हैं, जितने यूरोपीय देश हैं वो चाह रहे हैं कि जो होना है यही हो जाए, इससे अंदर यूरोप में जो है कि रूस का कोई अतिक्रमण ना हो। ठीक ऐसी ही स्थिति बना के रखी गई थी, है ना। और इसमें देखते हैं कि सहायक संधि आ जाती है, और सहायक संधि में किया गया था कि जो देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, उनकी रक्षा के लिए कंपनी ने कहा कि हम क्या करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। आपकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। और संपूर्ण जो है कि आपकी रक्षा की गारंटी किसके पास है? हमारे पास है। ये सारी बात की गई थी किसमें? घेरे की नीति में। इसके आगे देखते हैं, ठीक है, इससे आगे देखते हैं तो अब सहायक संधि थी क्या? सहायक संधि क्या थी? हालांकि इसे हम डिटेल में एक बार पीछे की क्लास में देख चुके हैं, यहां पे देखते हैं थोड़ा सा। सहायक संधि में कभी भी आपसे जो है ना, छोटे एग्जाम में स्टेट सिविल सर्विस में देखेंगे, स्टेट सिविल सर्विस में तो कभी भी 50 वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको लिखना पड़ेगा। तो उसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले विदेशी संबंध की बात करते हैं। विदेशी संबंध, विदेशी संबंध में कहा गया, जो शर्त लगाई गई कंपनी की तरफ से, वो कहा गया राजाओं से कि आप कोई भी काम बिना हमसे पूछे, यानी किसी अन्य विदेशी राज्य से आपको संबंध बनाना है, किसी तरह की जो है कि संधि करनी है, कोई रिलेशनशिप बनाना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? हमारी इजाजत लोगे। हम आपको इजाजत दे भी सकते हैं, हम आपको इजाजत नहीं दे सकते हैं। यानी कह सकते हैं ना कि उस समय जो प्रिंसली स्टेट की कंडीशन थी, कुछ कुछ आज की तरह महिलाओं की जो है कि स्थिति थी। महिलाओं की स्थिति थी। महिलाओं को कि कोई काम करना है, कहीं जाना है, वो परमिशन ले रही है किससे? घर के गार्जियन से। उनको जो है कि परमिशन मिल भी सकती है, परमिशन नहीं भी मिल सकती है। अब घर के गार्जियन के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे ही जो है कि स्थिति बन गई थी किसकी? प्रिंसली स्टेट की, यानी कि जो देसी रियासतें थी, यानी कि वह जो कुछ भी करना चाहती थी, उससे पहले जो है कि कंपनी से क्या करना था? उन्हें पूछना था। इसके अलावा देखा जाए तो दरबार में क्या किया जाएगा? यानी कि जो भी आपकी देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों का जो दरबार है, जो महल है, वहां पे जो है कि एक सेना रखी जाएगी, छोटी सी सेना, और बदले में जो बड़े राज्य हैं वह उसके बदले में क्या करेंगे? कुछ प्रदेश देंगे अंग्रेजों को, और जो छोटे राज्य हैं वो नगद धनराशि देके उनकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। अब यही तो मूर्खता है ना कि हमें सेना रखनी है, अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखनी है, और सेना रखोगे आप, उसका खर्चा उठाएंगे हम। कोई इसका जब खर्चा हमें ही उठाना है तो हम अपनी सेना रखें ना, हम आपकी सेना क्यों रखें? हम आपके भरोसे क्यों रहें? यही जो है कि एक बात जो है कि गलती हो गई किनसे? भारतीय राजाओं से। इसके बाद देखते हैं तो कहा गया कि आपके दरबार में एक अंग्रेजी अधिकारी भी रखा जाएगा, रेजिडेंट भी रखा जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं क्या, ये अधिकारी क्या, अधिकारी वगैरह कुछ नहीं था, आप कह सकते हैं कि यहां से क्या, ये जासूस टाइप का था, जासूस टाइप का। यानी कि दरबार में कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, कोई समस्या तो नहीं है, जो अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसके खिलाफ कोई जालसाजी तो नहीं हो रही है। जालसाजी, इस स्थिति का जो है कि 1 to 1 जो है कि एक एक इंफॉर्मेशन किसे देता जाएगा? किसे? तो कंपनी को दिया जाएगा। इसके लिए जो है कि रख दिया गया। इसके बाद देखते हैं कि ये डिस्कस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि कोई भी जो है कि देसी रियासतें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा के बिना किसी अन्य यूरोपीय जो है कि कंपनी से किसी तरह का कोई जो है कि संबंध नहीं बनाएगा, कोई जो है कि मैत्री संबंध या कोई संधि या कोई भी चीज यहां पे नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा, यहां पे ये जो एक काम किए ना, बहुत बढ़िया काम किए। इन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप राजा हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं,
और हम आपके आंतरिक मामलों में कोई जो है कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही तो गड़बड़ थी ना। सबसे पहले सब कुछ कर चुके हो, सेना कैप्चर कर चुके हो, दरबार में एक रेजिडेंट रख चुके हो और कह रहे हो कि नहीं हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अच्छा, अब कितना जो है कि हस्तक्षेप करना है भाई। इसके बाद देखा जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब प्रत्येक शत्रु से रक्षा की गारंटी लेती है कि हम आपकी क्या करेंगे, प्रत्येक शत्रु से आपकी रक्षा करेंगे। ये भी जो है कि एक तरह का मजाक ही था। इसके अलावा देखें तो इसी जो है कि इसके तहत सहायक संधि के तहत हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, पेशावर, सिंधिया वगैरह सब जो है से जो है कि कर लिया गया और सबको क्या किया गया, शामिल कर लिया गया, शामिल। इसके बाद देखते हैं आगे, देखते हैं अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 57 तक चलती रही। अब इसमें क्या हुआ कि जो पहले सहायक संधि छोटे छोटे जो है कि राजाओं पे लादा गया था, अब लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आने के साथ ही साथ ये राजपूतों पर भी सहायक संधि लाद देता है। और इसके बाद जो व्यक्ति आता है डलहौजी, डलहौजी के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिटेल से देख रखा है। डलहौजी जो है कि व्यापगत की नीति लेके आता है और पूरे भारत का जो है कि विलय कर लेता है, अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन लेके चला आता है। और उसके बाद वेंटिक आते हैं, वेंटिक मैसूर को, कछार को, कुर्ग को, जयंतिया को, इन सबको जो है कि मिला लेते हैं। ऑकलैंड जाते हैं, ऑकलैंड, कर्नूल, मांडवी को 1831 तक क्या करते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते हैं। उसके बाद कोलवा, जालौन को 1840 तक मिला लिया जाता है। और बाकी हमने जो है कि लास्ट क्लास में डिस्कस ही किया था गोंद निषेध नीति। गोंद निषेध नीति के माध्यम से क्या होता है कि जो डलहौजी हैं वह सतारा को 1848 में, जैतिया और संभलपुर को 49 में, बघाट को 50 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 53 में, नागपुर को 54 में जो है कि पूर्ण रूप से देखा जाता है कि अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। लेकिन मिलाने के साथ साथ ऐसा नहीं किया जाता है कि उनको जो है कि कंप्लीट रूप से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, नहीं, उन्हें मिला तो लिया जाता है लेकिन अपने क्षेत्र में कहा जाता है कि आप क्या करो, आप अपना जो है कि राज्य काज देखते रहो, बाकी जो है कि आपका जितना भी प्रशासनिक कार्य है, जितना सब कुछ जो है कि नियंत्रण का कार्य है, राजस्व वसूलने का कार्य है, सेना का कार्य है, वो सब कुछ कंपनी क्या करती है, अपने अंडर ले लेती है। यानी आप कह सकते हैं ना कि जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें, देसी रियासतों को पंगु बना के छोड़ दिया जाता है, पंगु बना के छोड़ दिया जाता। वो देसी रियासतें होती तो हैं लेकिन उनके पास किसी भी तरह का की जो है कि शक्ति नहीं होती है, ना तो सैन्य शक्ति होती है, ना ही प्रशासनिक शक्ति होती है, ना ही राजस्व वसूलने की शक्ति होती है, कोई भी शक्ति उनके पास नहीं होती। बस महल में बैठे रहो, गद्दी पे फील करो कि हम राजा हैं, बस फील करते रहिए, इसके अलावा और उनके पास जो है कि कुछ नहीं था। 4 नंबर देखते हैं तो अधीनस्थ संघ की नीति, यानी कि इससे पहले तक 1857 तक हम देखते हैं कि अधीनस्थ पार्थक्य की नीति यानी कि पृथक है, आप हमारे अधीन भी, पृथक भी, अलग भी हैं। अब यहां पे थोड़ा सा बदलाव आ जाता है चौथे स्टेज में। चौथे स्टेज में देखते हैं कि अधीनस्थ संघ की नीति आ जाती है। संघ की नीति क्या है, यानी कि अब जो देसी रियासतें थी उसमें एक छोटा सा बदलाव किया जाता है, और छोटा सा बदलाव यह किया जाता है कि अब जो है कि जितने भी देसी रियासतें थी, अब एक घोषणा पत्र आता है 1858 का, विक्टोरिया जी का घोषणा पत्र आया और इसमें कहा गया कि अब जो है कि सर्वे सर्वा, भारत का सर्वे सर्वा कौन होगा, रानी विक्टोरिया, यानी कि क्राउन होगा, क्राउन का शासन होगा। यहां पे कंपनी का शासन क्या किया जाता है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, कर दिया गया, है ना। और इसकी घोषणा जो है ना बहुत पहले हो गई थी। कब हो गई थी, 1853 का जो है ना दी गई थी, क्या कि अब कभी भी
कभी भी अंग्रेजी साम्राज्य को भारत से समाप्त किया जा सकता है। वहीं पे बता दिया गया था कि हम कभी भी आपसे हाथ से कमान अपने हाथ में ले। अब समस्या ये थी ना, जो ब्रिटिश सरकार थी वह सोच रही थी कि देखो ना भाई, ये व्यापारी कंपनी गई थी भारत कहां व्यापार करने, वहां पे राज्य कर रही, इतना भारत का इतना बड़ा राज्य कंपनी चला रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, वो हमारे हाथ में आना चाहिए। अब बहाना ढूंढ रही थी जो क्राउन की, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको क्या चाहिए था, एक बहाना चाहिए था कि पूरे साम्राज्य को क्या करे, अपने हाथ में ले ले, अपने नियंत्रण में ले ले, कंट्रोल में ले ले। उसके लिए जो है कि पहले ही बता दिया गया था कि कभी भी जो है कि समाप्त किया जा सकता है। और विक्टोरिया के जो है कि रानी विक्टोरिया के 1858 की घोषणा के थ्रू उसको समाप्त कर दिया जाता है। और कारण मिल गया क्या, 1857 की क्रांति, कारण मिल गया, कारण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो कर्जन आता है, और कर्जन जितने भी जो है कि देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों पे पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेता है। और यहां पे कहा यह जाता है, यहां पे कि जितने भी देसी रियासतें हैं, अब यहां पे जो है ना प्रशासनिक इकाई की तरह, यानी कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार हो गई। और ब्रिटिश सरकार के बारे में देखते हैं तो उन्होंने कहा कि अब जो ये प्रिंसली स्टेट हैं, यानी कि देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें जो है कि एक प्रशासनिक इकाई की तरह कार्य करेंगी, प्रशासनिक इकाई की तरह कार्य करेंगे, यानी कि हम इनका उपयोग जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासन में करेंगे, इनको जोड़ दिया जाएगा। और इसी को कहा गया क्या, अधीनस्थ संघ की नीति, यानी कि अब जितने देसी रियासतें थी उनका उपयोग किया जाने लगा प्रशासनिक इकाई के रूप में। और प्रशासनिक इकाई के रूप में जो है कि अब प्रभुत्व को समझिए ना, अगर मान लीजिए, ठीक है, ये अलग मुद्दा है कि देसी रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गई, लेकिन अगर स्थानीय लेवल पे देखा जाए, लोकल लेवल पे देखा जाए, तो आप इनका प्रभाव जो है कि इस वक्त भी महसूस कर सकते थे। कैसे कैसे कर सकते थे कि राजा रजवाड़ा जो है वो आज भी है ना, राजा, उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो तो आज भी उससे प्रभावित है ना, उससे उसके नियंत्रण में है, उन पे कंट्रोल है राजा का। तो उस पे लोगों पे कंट्रोल के लिए जो है कि अब प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करना जो है कि प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा, देसी रियासतों के द्वारा इनका उपयोग होने लगा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं तो जब इन पे कंट्रोल हो गया, तब इसमें हुआ क्या ना, हुआ ये कि जो राजा थे उनको भी लगा कि बहुत बढ़िया, हम भी एक अधिकारी बन गए, प्रशासनिक अधिकारी का दर्जा हमें भी तो मिल गया, बहुत बढ़िया, चलते हैं टूर मार के आते हैं, कहां, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, है ना। और टूर मारने के चक्कर में पता चले कि हर महीने घूम आ रहे हैं बीवी बच्चों के साथ। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कि क्या हो गई, नाराज हो गई, कहे कि नहीं, गलत बात है, जब देखो तब तुम जो है कि मुंह उठा के चले आते हो ब्रिटेन में, है ना, मुंह उठा के चले आते हो घूमने के बहाने, काम धंधा है नहीं, काम धंधा छोड़ के आते हो, हमारा हो जाता है क्या, नुकसान। यानी कि हमने जो आपको अधिकार दे रखे हैं, जो शक्ति दे रखी है, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो, आप उसकी अवहेलना कर रहे हो, अवहेलना, यानी कि जो भी प्रशासनिक कार्य आपको दिया गया है, कार्य, उसकी आप अवहेलना कर रहे हो। इस स्थिति में कहा गया कि आपकी विदेश यात्रा की क्या की जाती है, प्रतिबंधित की जाती है, आप ज्यादा विदेश यात्रा नहीं कर सकते हो। विदेश यात्रा करना हमसे पूछ लो एक बार, जाए कि नहीं जाए, बिना पूछे मत जाया करो। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, जितनी भी देसी रियासतें हैं, सभी देसी रियासतों को मिला करके एक 1920 ईस्वी में नरेंद्र मंडल की स्थापना की जाती है। और इनका कार्य क्या होता है, तो परामर्श देना, परामर्श देना। अब यहां पे कुछ झलक आपको ऐसी मिलेगी ना
कि यहाँ पे अंग्रेज जो ट्राई कर रहे हैं वो क्या ट्राई कर रहे हैं कि इसके, अब देखिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष है। अब यहाँ पे ट्राई क्या किया जा रहा है कि अब अंग्रेज गांव गांव घूम के, गली गली घूम के देखने थोड़ी जाएंगे कि यहाँ हमारे उपयोग की वस्तु क्या है, यहाँ की समस्याएं। खैर समस्याओं की तो बात ही करना बेकार है, खुद ही समस्या थे, ये खुद समस्या थे, तो समस्याओं की बात क्या करनी है अब यहाँ पे। तो गली गली में यानी कि हर एक इलाके में किसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, कहां कौन सी जो है कि भूमि ज्यादा उपजाऊ है, वहां पे किस फसल के लिए ज्यादा उपयोगी है, और भी चीजें जो स्थानीय जो है कि जानकारी है वो स्थानीय लोगों के द्वारा ही मिलेगी। तो इसके लिए जो है कि यह परामर्शदात्री जो है कि एक संस्था बना दी गई कि ये क्या करेगी, यहाँ के जो राजा हैं थोड़ा सा उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाएगा, रिस्पेक्ट दिया जाएगा ना तो वो बदले में बहुत ज्यादा जो है कि वफादार रहें, बताए अच्छा हमारे राज्य में तो ये काम होता है, आपके लिए उपयोगी है। तो इस तरह का परामर्शदात्री जो है कि एक संस्था बनाई गई। उसके बाद 1927 ईस्वी में बटलर समिति बनाई जाती है, और बटलर समिति के अनुसार अब जो है कि यहाँ पे कोशिश ये की जाती है यहाँ पे कि देसी रियासतों के साथ अब आगे क्या करना है, इसका निर्णय करेगी कौन, बटलर समिति, बटलर समिति। और इसीलिए कहा गया है कि क्या यह देसी रियासतों के भाग्य विधाता थे, कि देसी रियासतों का फ्यूचर यानी भविष्य कैसा होगा, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, ये सारा जो है कि रिपोर्ट तैयार करने को काम जो है कि किसे दिया गया, बटलर समिति को दी गई। उसके बाद पांचवा चरण जो हमने जो है कि ब्रिटिश परम सत्ता के विकास को 5 चरणों में देखना था, इसका 5वां चरण अब यहां पे क्या हो जाता है, समान संघ की नीति। अभी यहां तक क्या था, यहां तक जो संघ बना था ना, देसी रियासतों को मिलाकर के संघ बना था, वह अंग्रेजों के अधीन था। यहां पे कहा गया कि नहीं, अब अधीन रहने की जरूरत नहीं है, हम आपको अपने बराबर का दर्जा देना चाहते हैं, बराबर का दर्जा देना। कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, अंग्रेज बोल रहे हैं, अंग्रेज। अब देखिए वो क्या सोच रहे हैं, पहली स्थिति क्या थी, पहली स्थिति क्या थी, वो आपसे कह रहे थे, यानी कि वह देसी राजाओं से कह रहे थे कि आप हमें अपने समान बना लीजिए, आप और हम समान ही तो हैं, अलग अलग थोड़ी हैं, है ना। अब यहां पे स्थिति जस्ट जो है कि उलट हो गई बिल्कुल। यहां पे अब अंग्रेज कह रहे हैं कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, आप और हम दोनों क्या हैं, बराबर हैं, अब जो है कि अलग अलग रहने की जरूरत नहीं है। और इसकी बात की गई कब, 1935 में। लेकिन अब यहां तक आते आते देखते हैं, तो यहां तक आते आते भारत में स्वाधीनता स्वतंत्रता की मांग जो है कि जोर पकड़ने लगी थी। और अंततः देखते हैं कि यह जो उनकी पॉलिसी थी, कौन, समान संघ की नीति की पॉलिसी जो लेके आते हैं, वह सफल नहीं हो पाती है, पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती है। भारत क्या होता है, 1947 में आजाद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद की जो है क्लासेस कुछ चार्टर्ड एक्ट वगैरह हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट सिविल सर्विस में सीधे सीधे वो चार्टर्ड एक्ट जो है कि एक्ट आपसे पूछे जाते हैं, उसमें कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट जो है कि आपके पॉइंट्स हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।